गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक आपको याद होगा कि मैं वर्ण विचार पढ़ाई। वर्ण विचार पाठ 2। वर्ण विचार पाठ 2 में मैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की कुल कितने वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, उसके बाद वर्णों के भेद में पढ़ाई। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण में मैं अभी तक आपको स्वर में मैं अभी तक आपको बताई कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी तरह व्यंजन में भी कम से कम 5 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, 9 विकसित वर्ण। यह स्वर और व्यंजन के भेद है। उसके बाद मैं आगत वर्ण पढ़ाई, जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से आकर हिंदी में मिल गए हैं, उसे मैं पढ़ाई। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप में पढ़ाऊंगी। र शब्द आप व्यंजन में देखे होंगे, र शब्द इसके अलग अलग, एक तो ये मूल रूप हो गए, यह एक मूल रूप हो गए। उसके बाद एक ऊपर ऐसे सी बनाकर, रेफर बनाकर आप पढ़े होंगे। एक यहाँ व्यंजन के नीचे ऐसे लगकर आता है, इसे पढ़े होंगे। और फिर एक ऐसे लिखकर आता है, एक यह रूप व्यंजन के रूप। अब ये कैसे आता है, ये कहते हैं स्वर रहित, स्वर से अलग। र स्वर से अलग, बिना स्वर के, स्वर रहित। रेफर जब आता है तो वह अगले वर्ण के सिर पर, यानी कि जैसे कि मैं यहां लिखती हूं धर्म। आपको यहाँ पर ध के जस्ट बाद र की आवाज आई होगी, और इसके ठीक बाद वाले व्यंजन पर इस र की मात्रा, र, यह र, आधी र, जो स्वर रहित है, लगती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक और र, जो व्यंजन पूरा लिखने के बाद व्यंजन के साथ लगता है, जैसे व्रत। स्वर रहित र, स्वर के बिना र। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट नंबर ट्र। ये आपको याद होगा, इस तरह से आप पढ़ चुके होंगे। ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ड्रम, ड्रामा, इस तरह से आप पढ़े होंगे। इस तरह से श के अलग अलग स्वर रहित र है। ये सभी स्वर रहित र है। एक आप संयुक्त व्यंजन में र पढ़े होंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होती, श, धन, र। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के जोड़, संयुक्त व्यंजन, और ये बनाता है ऐसे श। इस तरह से श बनता है। इसके बाद आ गया री का प्रयोग। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी री का प्रयोग, री कैसे लिखा जाता है। ये आप स्वर में री आप पढ़े होंगे। इस री में बहुत से लोग ऐसे री लिखते हैं, ऋतु। यह अशुद्ध है, यह री अशुद्ध है। ऋतु ऐसे लिखना है, अपने नाम के लिए ऐसे र का इस्तेमाल करते हैं। यह ऋतु कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। ऋतु, ऋषभ, यह ऐसे, ये गलत है, यह अशुद्ध है।
यह ऋषभ अशुद्ध है, ऋषभ इस तरह से लिखे जाएंगे। यह ऋषभ सही है, शुद्ध है। ऐसे ऋतु और ऋषभ री का प्रयोग इस तरह से होता है। इसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। सबसे पहले जानेंगे विच्छेद का मतलब क्या होता है। वर्ण अभी तक आप पढ़े हैं जिसके और टुकड़े नहीं होते वर्ण कहलाते, यानी कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना, पृथक करना। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। मैं एक वर्ण को अलग अलग कर रही हूं, एक शब्द को मैं अलग कर दी और ये शब्द के समूह, ये वर्ण इसको अलग की और एक समूह में लिख कर आया माता। माता लिख कर आया। उसी तरह न दी, आपको दिखाई दे रहा है ये स्वर के साथ ये वर्ण आया है अभी, नदी, आपको दिखाई दिया होगा। वर्ण विच्छेद है और यह एक सार्थक सत्य शब्द जिसका प्रयोग हम भाषा में करते हैं। सत्य शब्द बनकर आता है, एक शब्द बनकर आता है। वर्णों के अलग अलग समूह को जब एक करते हैं तो शब्द बनता है। तो यहां कह रहा है शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यह है वर्ण विच्छेद। आप बच्चों आप यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूं, इसमें अभ्यास में जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तर को होमवर्क में मैं दे रही हूं, आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा। उत्तर भी लिख कर दूंगी। इसके साथ साथ प्रश्न 2, 3, 4, 5 इसके उत्तर भी मैं लिख कर दूंगी। आप इसे पुस्तक में ही टिक करिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन क्वेश्चन को, इन सारे प्रश्न के उत्तर को आप हिंदी 1 की कॉपी में ही लिखिएगा। जैसे पाठ 1 के प्रश्न उत्तर को आप हिंदी 1 की कॉपी में लिखें, उसी तरह पाठ 2 वर्ण विचार के भी प्रश्न उत्तर को हिंदी 1 के कॉपी में ही लिखिएगा। बाकी सब बुक में ही आप टिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है शब्द विचार। शब्द क्या है, कैसे बनता है, किस तरह प्रयोग किए जाते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, यह मैं आपको बताने जा रही हूं। शब्द विचार। शब्द विचार पार्ट 3। ठीक है, तो कह रहे हैं वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह, सार्थक सत्य क्रम में रखी हुई, हर वर्ण को उसकी जगह पर विशेष स्थान पर रखे गए हैं वर्ण समूह एक शब्द बनाता है। अभी मैं तुरंत लिखकर दिखाई हूं, जैसे क, म, ल, क्या बन गया? कमल। देखिए सार्थक वर्ण समूह एक शब्द बना दिया, कमल। एक शब्द बना दिया कमल। तो वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह
शब्द कहलाते हैं। अब आया शब्द के भेद। तो कह रहे हैं हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन, विभाजन मतलब अलग अलग करना, निम्नलिखित आधार पर किया गया है। पहला नंबर है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग और तीसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कह रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग से उत्पन्न, अलग अलग जगहों से शब्द आए हैं। जैसे हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द आसानी से आए हैं, ऐसे ही बिना परिवर्तन के हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। संस्कृत है, फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में आराम से आए हैं, हिंदी भाषा में उत्पन्न हुए, भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए हैं, जगह जगह से आए हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला भेद तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तत्सम शब्द में कहते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ऐसे ही चले आए, हिंदी भाषा में हम लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह, गृह मतलब घर जानते हैं, गृह प्रवेश। सूर्य, सूर्य को नमस्कार करो, सुबह सुबह आप अपने घर में भी सुनते होंगे, इस तरह की आवाज आती होगी कि सूर्य को नमस्कार करो। गृह प्रवेश, रात्रि, ये शब्द संस्कृत भाषा के शब्द है जो हिंदी में आराम से आ गए, तत्सम शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो आसानी से संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी में चले आए और हम लोग यो का त्यो यूज करते हैं। नेक्स्ट तद्भव शब्द, ख, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कहता है कि जो शब्द रूप बदलने के साथ उसे बदलकर संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी कि संस्कृत भाषा को के शब्द को हिंदी में परिवर्तित किए हैं। जैसे अभी मैं बताई गृह, गृह मतलब घर, घर का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं। जैसे सूर्य, सूरज निकल गए। जैसे रात्रि, रात हो गई। ये सब तद्भव भाषा के शब्द है। और पेज नंबर 18 में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिए गए हैं। आप इसे जरूर से लर्न करिएगा, हाथ में एक पेंसिल लेकर बैठिएगा और यहां पर लिखिएगा लर्न इट। लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में तत्सम शब्द को तद्भव में बदलिए, क्वेश्चन आता है। ग, देशज शब्द। देशज शब्द मतलब देशी, क्षेत्रीय भाषा आप लोगों को मैं पढ़ाई हूं लेसन नंबर 1 में। देसी भाषा, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण साधारण बोलचाल, जैसे हम लोग बोलचाल बात करते हैं अपनी भाषा में, बनकर प्रचलित हो जाते हैं। कोई भी शब्द बनकर आराम से आ गया और उसे हम लोग आराम से यूज करते हैं, जैसे कि गाड़ी, जैसे लालटेन, जैसे जूता। ये सब देशी भाषा है, आपके वो पुस्तक में नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूं। जैसे पेट, जैसे खटखटाना, थैला, ये सब देशी भाषा है। क्षेत्रीय भाषा के कारण ये भी प्रचलन में आ गया, देशज शब्द कहलाता है। नेक्स्ट आया विदेशी या विदेशन। आगत वर्ण में पढ़ाई हूं, आगत वर्ण में पढ़ाई हूं। विदेशी भाषा के बहुत से शब्द, विदेशी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए। बाहर से आए बहुत से शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए, विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। आपको मालूम होगा हमारे देश पर पहले मुगलों का राज्य था, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे।
उसके बाद अंग्रेजों का राज था, तो उनके बहुत सारे शब्दों को हम लोग हिंदी में ले लिए। आप खुद नहीं जानते होंगे, बहुत सारे शब्द है, जैसे कि अनार शब्द आप सोचते होंगे हिंदी में, कैंची शब्द, तौलिया शब्द, चाकू शब्द, बहुत सारे शब्द है जिसको हिंदी में आराम से हम लोग अपने शब्दों में, वाक्यों में शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फारसी में, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी के बहुत सारे शब्द हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और पता भी नहीं चलता है। ये हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, कहां से उत्पन्न हुए, कहां से आए, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द को जाने। दूसरा नंबर प्रयोग। प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित भेद है। दो ही भेद दिखाई दे रहे, एक विकारी और दूसरा अविकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। विकारी शब्द कहता है लिंग, वचन, क्रिया और काल के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, जो शब्द बदल जाते हैं, चाहे वो लिंग के कारण हो, चाहे वो वचन के कारण हो, या फिर क्रिया, काल, इन सब के कारण बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं जैसे बहुत सारे, जैसे कुत्ता संज्ञा है, हम लोग कुत्ते भी कहते हैं। जैसे यहां लिखा है खाता है, क्रिया है, वाक्य के अंत में आता है, खाते हैं, खाती है। इस तरह से बहुत सारे शब्द है जो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और यह चार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन चारों को आगे हम लोग अलग अलग पाठ में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर आया नंबर 2, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहता है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज शब्द, जैसे तेज। एक एग्जाम्पल देते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। एक वचन में यह सेंटेंस है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ध्यान से मेरी तरफ देखिए, आपके पास बुक नहीं है, बुक में नहीं लिखे हुआ है, मैं बता रही हूं। घोड़ा तेज दौड़ता है, यह एक वचन में है। अब मैं इसे बहुवचन में बताने जा रही हूं। घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब देखिए, घोड़ा घोड़े हो गए, दौड़ते हैं, संज्ञा और क्रिया बदल गया, लेकिन कौन सा शब्द नहीं बदला? तेज, अविकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार यह शब्द नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। ये भी चार प्रकार से होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इन चारों को भी अलग अलग पढ़ेंगे, इन चारों को भी अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। यह है प्रयोग, किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द के रूप में प्रयोग के आधार पर इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। यह है नंबर 2। नंबर 3, रचना के आधार पर। रचना मीन्स बनावट, रचना मीन्स बनावट। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, या फिर शब्द के 3 भेद है। फर्स्ट नंबर, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द जो है वह मूल शब्द होते हैं। ये शुरू से ही ऐसे ही चले, इसके कोई खंड नहीं हो सकते, बल्कि कहेंगे कि सार्थक खंड नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं नाक, तो शुरू से नाक बोले जाते हैं, और इसको अलग किया जाए, खंड मीन्स अलग करना, तो नाधन। यहां देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रही हूं
क, इससे कोई इसकी मीनिंग नहीं निकल रही है, ये गलत है, ये सार्थक खंड नहीं हुए, यानी कि रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक, खाल, दाल, जल आदि बहुत सारे सार्थक रूढ़ शब्द है जो पुराने ही तरीके से चले आ रहे हैं और हम लोग आराम से आज भी इस्तेमाल करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा नंबर है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, यानी कि दो शब्दों के जोड़ से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पीला धनपन, पीलापन, बहुत सारे से, जैसे दूध धन वाला, दूध एक अलग शब्द है और जैसे ही इसमें वाला जोड़ देंगे तो यह दूध वाला, ग्वाला बन जाएगा, ग्वाला शब्द बन जाएगा, यानी कि दूध वाला बन जाएगा। पीलापन, पीला है कपड़ा, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा व्हाइट कपड़ों में कभी कभी पीले का दाग धब्बा दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं पीलापन आ गया है, वो अलग है और पीला अलग है। यौगिक शब्द दो शब्दों के जोड़ से बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा नंबर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यौगिक शब्द, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं, दो खंडों के, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। तो यही यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी कि जो शब्द है, जैसे मैं यहां बोली पीलापन, यह शब्द सामान्य शब्द है, इसको छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ बतलाते हूं, विशेष अर्थ बताते हो, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा धन उदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। आपको पता होगा किसको कहते हैं, गणेश जी को। लंबा है जिसका उदर, इनका एक विशेष नाम है लंबोदर, जिन्हें गणेश जी कहते हैं। उदर मतलब सूंड, लंबा होता है, अलग से है, विशेष अर्थ है। उसी तरह पंकज, पंकधंज, पंकज कीचड़ में खिलने वाले फूल को पंकज कहते हैं। कमल, चक्रधन पाणी विष्णु जी को कहते हैं। दस धन आनन किसको कहते हैं, दशानन किसको कहते हैं, रावण को। इस तरह से योग रूढ़ शब्द अपने शब्द को, जो शब्द बनाता है उसे छोड़कर, उस सामान्य अर्थ को छोड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक नया नाम देता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जो पुराने परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, वो अपने आप में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे राष्ट्रधनपति, राष्ट्र देश, पति का अलग हो गया और दोनों को जोड़ दे तो हमारे देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ शब्द कहते हैं कि अपना दो यौगिक शब्द के अनुसार जुड़ते हैं, लेकिन इसका अलग मीनिंग बताते हैं, अलग नाम लेते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके,
दस धन आनंद, और दशानन सब कोई जानता है। दशानन किनको कहा जाता है? वो है रावण। ये है आपका रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, अभी हम पढ़े, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार होते हैं। तत्सम, तद्भव, बहुत इंपॉर्टेंट है, देशन, विदेशी। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। बच्चों आप समझ गए होंगे यहां तक, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन इसमें तत्सम तद्भव शब्द पेज 18 पर जो लिखा हुआ है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसे लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए पेंसिल से आप वहां लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर मैं लिखकर वेबसाइट पर दूंगी, आप इसे अपने हिंदी 1 की कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ में जितना भी एक्सरसाइज है, साथ में जितना भी एक्सरसाइज है, इसको भी मैं लिख कर दूंगी, लेकिन यह पुस्तक में ही, बुक में ही रहेंगे। आप इसे टिक करेंगे, आप इसे टिक करेंगे। यह है शब्द विचार जो मैं अभी पढ़ाई हूं। तीसरा पार्ट मैं अभी कंप्लीट की हूं। अभी आप चलेंगे दूसरा पार्ट, पेज नंबर 15 बुक एक्सरसाइज में। पेज नंबर 15 बुक एक्सरसाइज, पार्ट 2 के बुक एक्सरसाइज जो है मैं भी करवाने जा रही हूं, और आप पेंसिल से अपने पुस्तक पर लिखिए, टिक कीजिए। सही शीर्षक तक रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। स्वर ऐसे लिखे गए हैं और व्यंजन। अब अ जो है वह स्वर है, आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। अ जो है वह स्वर है, उसी के ठीक नीचे ख में क लिखी गई है, क। यह व्यंजन है, आप व्यंजन के साथ रेखा खींच दीजिए। फिर री, री शब्द ग, यह भी स्वर है और ये ऐसे लाइन खींचे जाएंगे। यह व्यंजन है, व्यंजन के साथ ऐसे लाइन खींचे जाएंगे। उसके बाद ओ, स्वर के साथ लाइन खींचे जाएंगे। एक तरफ का मैं ये करवाई। अब आइए इधर प, ए, ट, ई, च। ध्यान से देखिएगा, प व्यंजन है, व्यंजन के साथ जुड़ गए। ए स्वर है, ट व्यंजन है, ई स्वर है और च व्यंजन है। इस तरह से स्वर अ, ओ, री, अ, री, ओ स्वर है और व्यंजन हुए क, य। इस साइड में आते हैं, प व्यंजन है, ट और च व्यंजन है, ई, ए स्वर है। आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के आगे सही और गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए शुरू करते हैं।
आपके पास पुस्तक है, जरा ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3। विसर्ग स्वर होता है? नहीं, विसर्ग स्वर नहीं होता है। अंग और अ विसर्ग है, स्वर तो 11 होता है, तो यानी कि यह गलत है। आप ऐसे लगाना है, यानी कि क गलत है। ख, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 भी मैं बताई हूं। स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी कि ख सही। ग, प्रत्येक भाषा, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, प्रत्येक भाषा की वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वर व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या एक समान होती है? बिल्कुल नहीं, सबकी अपनी अपनी संख्या होती है, तो यह ग गलत है। घ, प्लुत स्वर पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं। स्वर के 3 भेद है, स्वर के 3 भेद है। पहला ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी कि यह सही है। क गलत है, ख सही है, ग गलत है और घ सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यों में सही शब्द पर गोला लगाना है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? अभी आप पढ़े हो, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, यानी कि यहां पर ऐसे ऑब्लिक करके दिया हुआ है, ऐसे 2 3, ध्यान से देखिए, ऐसे ऑब्लिक करके दिया गया है। तो आप ऐसे गोला बनाएंगे पेंसिल से? पेन से नहीं, पेंसिल से बनाएंगे। ऐसे 2 गोला बना दीजिए। ख, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना स्वर लगता है, ध्यान में रखिएगा। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? तो 2 गुना, और 2 गुना पर गोला बनाइए, 2 गुना पर ऐसे गोला बना दीजिए। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन में सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? अलग अलग वर्ग में बांटी गई है, 25 25। एक वर्ग में 5 है, इस तरह से 5 है, तो 25, यानी कि 25 पर गोला बनाइए। घ, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग, योग मतलब जोड़, योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। याद करिएगा, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4। संयुक्त पर गोला बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में यह क्वेश्चन आता है। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, और दोनों व्यंजन के ही जोड़ से बनते हैं, उसमें स्वर नहीं होता। लास्ट नंबर अंग, अनुस्वार का प्रयोग, बिंदी अनुस्वार का प्रयोग करने पर वर्ण का उच्चारण, जब हम उसको बोलते हैं तो करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, नाक और मुंह से निकलती है, तो अर्धचंद्र बिंदु अनुनासिक आता है। तो नाक से जो निकलती है वो अनुस्वार है। तो नाक पर गोला बनाइए,
ऐसे गोला बनाइए, नाक शब्द पर गोला बनाइए। फिर से मैं बताती हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, दो पर गोला लगाइए। ख, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, दोगुना पर गोला लगाइए। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, 25। दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से, जोड़ से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त पर गोला बनाइए। अनुस्वार का प्रयोग करने पर वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। नाक शब्द नाक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये आप लिख लिए होंगे, मैं इसे बता देती हूं रब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूं। क्वेश्चन नंबर 5, अयोगवा कुल कितने हैं? 2। अंग अह, तो 2 टिक करिए। अयोगवा 2 है। ख, वर्णों के व्यवस्थित, एक साथ एक क्रम में रखा हुआ, व्यवस्थित सही तरह से सजा हुआ वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला पर टिक करिए, सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजन वर्ण किन वर्णों की सहायता के बिना, व्यंजन वर्ण किन वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते? यानी कि व्यंजन को किसकी सहायता की जरूरत है? क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिए, समझिए। व्यंजन को किसकी सहायता की जरूरत है? ये मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन बता रही हूं। ये आप क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो मैं ऐसे बताना चाह रही हूं। ये यही कहना चाह रहा है कि व्यंजन को किनकी सहायता की जरूरत है? तो वह सिर्फ और सिर्फ स्वर की सहायता की जरूरत है। और स्वर पर टिक करिए। घ, निम्न में से आगत वर्ण कौन सा है? चूज द करेक्ट वन है। आगत वर्ण कौन सा है? तो क व्यंजन है, ओ आपका स्वर है, आ जो बना हुआ, जैसे बोलते हैं कॉलेज, जैसे बोलते हैं डॉक्टर, तो ये आगत वर्ण है। जैसे अर्धचंद्र इसके ऊपर है और ज भी व्यंजन है। फिर से मैं बोलती हूं, एक बार फिर से मैं बता रही हूं, अयोगवा की कुल संख्या 2 है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। व्यंजन वर्ण किन वर्णों के सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते? वो है स्वर। स्वर। निम्न में से आगत वर्ण है नंबर 3 आ, जिसके ऊपर अर्धचंद्र लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यह मैं होमवर्क में लिख कर दूंगी। इनका आंसर भी दूंगी, उत्तर भी लिख कर दूंगी। आप उसे उतार लीजिएगा, अपनी पुस्तक में उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में टिक करेंगे। पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 5।
20. क्वेश्चन नंबर 5. किसका सार्थक समूह शब्द कहलाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि क में वर्णों का ख। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, यानी कि उसको नहीं अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द ग। टिकट शब्द किस भाषा का शब्द है? टिकट अंग्रेजी भाषा के शब्द है। इतना आराम से टिकट शब्द को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। यह इंग्लिश शब्द है टिकट। नेक्स्ट नंबर घ। लंबोदर और पंकज किस प्रकार के शब्द है? तो यह योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये दोनों इनके अलग एक अर्थ आते हैं। लंबोदर मीन्स गणेश जी और पंकज मीन्स कमल, तो यह योग रूढ़ शब्द है। घ योग रूढ़ शब्द। बच्चों, पार्ट 3 में आज समाप्त कर दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझकर इसे आप पढ़िएगा और प्रश्न उत्तर आपके वेबसाइट पर मैं जरूर दूंगी। आप उसे प्रश्न उत्तर को हिंदी 1 की कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले क्लास में मैं संज्ञा पढ़ाऊंगी। पार्ट 4 मैं संज्ञा पढ़ाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां तक मैं पढ़ाई हूं आप समझ गए होंगे और समझकर घर पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।